दीपा नाम की एक लड़की थी। उसे बाहर नई नई जगहों पर घूमना बहुत पसंद था। दीपा की एक दोस्त थी जिसका नाम दिशा था। दीपा के साथ हर जगह उसकी सहेली दिशा जाया करती थी और दोनों मिलकर घूमती थी। कितने महीने हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। आज ही दिशा से बात करती हूँ। दिशा, यार कितना बोर हो रही हूँ मैं। चलना कहीं घूमने चलते हैं। वैसे भी कई महीनों से हम कहीं नहीं घूमने गए। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन मुझे यहाँ आसपास कहीं नहीं जाना। अब मुझे कहीं बाहर जाना है, जैसे एडवेंचर, ऐसे ही कुछ। जॉइंट व्हील पे घूमने चले, नए डेकोरेशन हुआ है वहाँ पे। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन कुछ नेचुरल होता तो ज्यादा मजा आता। अरे तो किसने कहा कि नेचुरल नहीं है? हम लोग बीच वाले जॉइंट व्हील पे चलेंगे ना, वहाँ और भी कई सारे नेचुरल चीज भी होंगे। मैंने एडवर्टाइजमेंट में देखा था, सिटी और जंगल का मिक्स है वो बीच। चल, वहाँ दोनों को मजा मिलेगा। बात तो सही कह रही है। चल। दिशा और दीपा दोनों उस बीच पे जाते हैं और बीच पे मौजूद चीजों को देख के बहुत खुश होते हैं। वाव! मैंने नहीं सोचा था ये इतना सुंदर होगा। इतने सारे आइटम है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। अब बातें ही करती रहेगी या अंदर भी चलेगी? दोनों सबसे पहले वाले एडवेंचर इवेंट में जाते हैं। आइए मैडम, आप लोगों के लिए एक खास सरप्राइज है जो रिवील किया जाएगा एंड में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू। दीपा और दिशा इवेंट देखती है और बहुत खुश हो जाती है। वाह दीपा, कितना शानदार इवेंट था, मजा आ गया। वो दोनों इवेंट खत्म हो जाने के बाद आखिर में एक झरने के सामने रुक जाती है। अरे, हमें तो सरप्राइज मिलने वाला था, लेकिन यहाँ तो इस झरने के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मैं क्या क्या सोचकर बैठी थी और इन लोगों ने झरना दिखा दिया। हाँ यार, मैंने भी सोचा था इसकी एंडिंग धमाकेदार होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। निराश मत होइए लेडीज, आप लोग जिस झरने के सामने खड़ी हुई है वो कोई आम झरना नहीं है, बल्कि एक जादुई झरना है। इसमें आपको मिलेगा एक ऐसा सरप्राइज जो हर लड़की को खुश कर सकता है, खास तौर पर आप जैसी खूबसूरत लड़कियां हो। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार झरने में जाएं और आनंद लें। हमारी गारंटी है आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होगी जब आप बाहर निकलेंगे। ये सुन दीपा और दिशा हंसने लगती है। अरे दीपा, ये क्या कह रहे हैं? क्या कहती है, चले या नहीं? अब जब ये इतना कन्विंस कर रही है तो एक बार तो झरने में जाना चाहिए। हाँ, सही कह रही हो। चलो एक बार चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। वो दोनों उस झरने में जाती हैं और जब बाहर आती हैं तो चौंक जाती है। अरे ये क्या? हमारे शरीर पे तो बिल्कुल भी पानी नहीं लगा। ऐसा लगा ही नहीं कि हम झरने से होकर आए हैं। हाँ दिशा, ये तो बहुत अजीब बात है। लगता है आपने गौर नहीं किया लेडीज। आप एक नजर अपने सुंदर हाथों पे भी डालिए। कितने सुंदर हो चुके हैं ये हाथ, जो पहले से इतने सुंदर थे। देखिए, क्या आपके हाथों में एक नई चमक दमक नहीं आई है? दिशा और दीपा दोनों अपने नाखूनों को देखती हैं और चौंक जाती है। ओह माय गॉड, ये तो सच में एक जादुई झरना है। देखो तो दिशा, कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे नेल्स। पूरे नाखूनों में इतने सुंदर डिजाइन के नेल पॉलिश डिजाइन लगे हैं। हाँ, तू सही कह रही है यार, ये तो सच में कमाल हो गया। सच में ये नेल पॉलिश को किसी भी लड़की को जला सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? क्या सच में ये जादुई झरना है? लग तो मुझे भी ऐसे ही रहा है। हमें ये जानकर काफी खुशी हुई मैडम कि आप, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे शानदार झरने का प्रचार हो। हाँ, मैं जाऊंगी और अपनी सहेलियों को भी बताऊंगी। इतने बढ़िया कलर वाले नेल पॉलिश अगर डिस्काउंट में मिलेगा तो कौन नहीं आना चाहेगा यहाँ बार बार। चलो तो फिर, बहुत समय बीत चुका है। अब हम घर जाकर ये दिखाते हैं और उसके जादुई नेल पॉलिश के झरने के बारे में बताते हैं सबको। दोनों घर चली जाती है और अपनी दोस्तों को बताती है।
अरे वाह दीपा, इतनी सुंदर नेल पॉलिश तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तू भी इतना सुंदर नेल पेंट लगा सकती है। बीच में एक नया एडवेंचर इवेंट चल रहा है। अगर तू जाना चाहे तो हम लोगों का नाम ले देना, हमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। दीपा और दिशा की सहेलियां जाती हैं और उन्हें झरना बहुत पसंद आता है। धीरे धीरे झरना फेमस होने लगता है और पूरे शहर में उसकी चर्चा होने लगती है। कितना फेमस हो गया है ये झरना, कितना मजा आने लगा है। अब चलो एडवेंचर में एक बार और। हाँ हाँ, सही कह रही है। हम आप दोनों लेडीज का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने हमारे इस झरने को पहुंचाया घर घर तक। और आज आपको इसके लिए एक स्पेशल डिजाइन का नेल पॉलिश दिया जाएगा, बिल्कुल मुफ्त, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। दीपा और दिशा काफी खुश हो जाती है और नेल पॉलिश लगवा के अपने घर चली जाती है। कुशालपुर नाम का एक सुंदर सा राज्य था जहाँ पर हमेशा खुशहाली भरा माहौल रहता था। यहाँ के राजा का नाम था राजा रणवीर। उन्हें एक परी से प्रेम हो गया था। उस परी का नाम था परी माधुरी। वो परी लोक की सबसे सुंदर परी थी। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ सालों बाद रानी माधुरी एक सुंदर सी बच्ची को जन्म देती है जिसका वो नाम रखते हैं मोहिनी। रानी माधुरी और राजा रणवीर अपनी बेटी के साथ खूब खेलते हैं और उसका ख्याल भी रखते थे। लेकिन एक दिन उनके राज्य पर काले बादल छा गए और राक्षसों के राजा दानवसुर ने अपनी सेना के साथ उसके राज्य पर हमला कर दिया। तभी एक सैनिक भागता हुआ राजा रणवीर के पास आता है। महाराज, अनर्थ हो गया। राक्षसों ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया। वो एक एक करके हमारे सिपाहियों को मार रहे हैं। राजा रणवीर अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध करने निकल पड़ते हैं। उन्होंने कई राक्षसों को मार गिराया और फिर उनका सामना होता है राक्षसों के राजा दानवसुर से। वो उससे डटकर सामना करते हैं और अपनी तलवार से उनका वध कर देते हैं और राक्षसों की सेना को परास्त कर देते हैं। तूने मेरे भाई को मारकर ठीक नहीं किया। अब इसका बदला उसका बेटा महिषासुर तेरी बेटी से लेगा। इस घटना के बाद से रानी माधुरी को अपनी बेटी के लिए डर सताने लगता है और वो उसे बचपन से ही महल से बाहर नहीं जाने देती थी। धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं। राजकुमारी मोहिनी अब बड़ी हो जाती है। वो दिखने में ही बहुत ही सुंदर और दिल से भी बहुत साफ थी। राजकुमारी मोहिनी का एक ही दोस्त था, वो था उसका तोता मिट्ठू। मोहिनी अपनी सारी बातें मिट्ठू को ही बताया करती थी। मिट्ठू, मैं एक ही जगह रह रहकर बोर हो गई हूँ। हाँ हाँ, मैं भी हो गया हूँ बोर। चलो चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं भी बाकी लोगों की तरह आजाद घूमूं, अपने नए नए दोस्त बनाऊं। पता नहीं कब मैं ऐसा कर पाऊंगी, पर क्या करूं मिट्ठू, मैं अपनी माँ के वचन से बंधी हुई हूँ। रानी माधुरी ने गुप्तचरों से ये पता लगाया कि दानवसुर राक्षस का बेटा महिषासुर बहुत ही शक्तिशाली है और उसे वरदान मिला है कि उसे किसी हथियार से नहीं मारा जा सकता। उसे वही इंसान मार सकता है जिसका जन्म परियों के आशीर्वाद से हुआ होगा। ये बात रानी माधुरी राजा रणवीर को बताती है और राजा रणवीर अपने राज्य की सीमाओं पर और सैनिकों को तैनात कर देते हैं। लेकिन महिषासुर रूप भी बदल सकता है। वो एक चील का रूप बदलकर राजकुमारी मोहिनी पर नजर रखता था। कब तक राजा रणवीर अपनी बेटी को महल में छुपा के रखेगा? मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला उसकी बेटी की मृत्यु से लूंगा। एक दिन राजकुमारी मोहिनी अपने बगीचे में टहल रही होती है। तभी महिषासुर उसके तोते मिट्ठू का रूप बदलकर उसके सामने पेड़ पर बैठ जाता है। मिट्ठू,
तुम क्या कर रहे हो? तुम तो अपने पिंजरे में थे। जरूर किसी ने पिंजरा खोल दिया होगा। चलो नीचे आओ मेरे पास। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। वो पेड़ से उड़ जाता है। राजकुमारी उसका पीछा करते करते महल के पिछले दरवाजे पर पहुंच जाती है। महल का पिछला दरवाजा खुला हुआ था। राजकुमारी मोहिनी उस दरवाजे से निकलकर उसका पीछा करने लगती है। पीछा करते करते वो एक सुनसान जंगल में पहुंच जाती है। तभी मिट्ठू एक जगह पर बैठ जाता है। जैसे ही राजकुमारी मोहिनी उसके करीब जाती है, तभी महिषासुर अपने असली रूप में आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, कोई है? इस राक्षस से मुझे बचाओ, छोड़ दो मुझे। यहाँ पर तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है। हा 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 हा। महिषासुर फिर राजकुमारी मोहिनी को अपने साथ अपने महल में ले जाता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। दूसरी ओर राजकुमारी मोहिनी की माँ जब उसके कमरे में जाती है तो उसे मोहिनी नहीं दिखाई देती। वो भैरूपियर मोहिनी को ले गया। ये सुनकर रानी माधुरी बहुत डर जाती है और भागी भागी राजा रणवीर के पास जाके उनको ये बात बताती है। ये बात सुनते ही राजा रणवीर जैसे ही अपनी तलवार उठाकर चलते हैं, रानी माधुरी उन्हें रोक देती है। नहीं, तुम उसे नहीं हरा सकते। वो किसी हथियार से नहीं मरेगा। उसे वही इंसान मार सकता है जिसका जन्म परियों के आशीर्वाद से हुआ होगा। राजा अपने सिपाहियों से पूरे राज्य में खबर पहुंचा देते हैं कि अगर उसकी लड़की को कोई महिषासुर से बचा के लाएगा तो वो उसे ढेर सारा धन और सोना देंगे। महिषासुर से सब डरते थे, इसीलिए कोई डर की वजह से उसके पास नहीं आता। पास के ही एक राज्य से एक राजकुमार ये खबर सुनकर राजा रणवीर के पास आता है। महाराज, मैं आपकी बेटी को महिषासुर से बचा कर लाऊंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे कोई सोना या फिर कोई धन नहीं चाहिए। रानी माधुरी उसके हाथ पर बना निशान देखकर पहचान जाती है कि राजकुमार परियों के आशीर्वाद से पैदा हुए हैं। ये देखकर वो थोड़ा खुश हो जाती है। बेटा, राक्षसों के राज्य में घूमना इतना आसान नहीं है। उन्होंने अपनी राज्य की सीमा पर काली शक्तियों से दीवार बना दी है, जिसे कोई बिना जादू के पार नहीं कर सकता। लेकिन महारानी जी, उनके राज्य में घुसने का कोई तो तरीका होगा। रानी माधुरी अपने उड़ने वाले घोड़े को राजकुमार को दे देती है। तुम इस घोड़े से वहाँ आसमान के जरिए जा सकते हो और इस अंगूठी से तुम छोटे हो जाओगे, जिससे तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। राजकुमार रानी के दिए हुए जादुई घोड़े पर बैठ जाता है। जैसे ही वो अंगूठी पहनता है, वो छोटा हो जाता है और आकाश में उड़कर राजकुमार राजकुमारी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वो महल में पहुंचते ही अपनी अंगूठी निकाल देता है और बड़ा हो जाता है। राजकुमार राजकुमारी मोहिनी को महल में ढूंढने लगता है। काफी देर ढूंढने के बाद राजकुमार को राजकुमारी दिख जाती है, मगर वो बेहोश थी। राजकुमार राजकुमारी मोहिनी की आंखों पर पानी फेंकता है। राजकुमारी होश में आ जाती हैं। तुम कौन हो? राजकुमारी मोहिनी, मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ। आप जल्दी मेरे साथ चलो, इससे पहले कि वो महिषासुर आ जाए। वो दोनों जैसे ही निकलने लगते हैं, तभी महिषासुर वहाँ आ जाता है। मेरे चंगुल से बचने का प्रयास कर रहे थे, अब तो तू भी नहीं बचेगा। राजकुमार और महिषासुर में भयानक युद्ध होने लगता है। राजकुमार अपनी बुद्धि और बल से महिषासुर को अपनी तलवार से मार गिराता है। फिर वो राजकुमारी को जादुई घोड़े पर बिठाकर कुशालपुर राज्य में वापस ले आता है। अपनी बेटी को देखकर रानी माधुरी और राजा रणवीर बहुत खुश हो जाते हैं और आखिर में राजा रणवीर
राजकुमार की दिलेरी देखकर राजकुमारी मोहिनी की शादी उनसे करा देते हैं। उन दोनों की शादी वो बहुत धूमधाम से करते हैं। उनकी शादी में बड़े बड़े राज्यों के राजा और परीलोक की परियां भी सम्मिलित होती हैं। एक गांव में एक औरत टमाटर बेचने का काम करती थी। उसका नाम था मीरा। मीरा रोज सवेरे गांव के बाहर लगने वाली बड़ी सब्जी मंडी में जाके ताजे ताजे लाल टमाटर लाती और उन्हें गांव में घूम घूम कर बेचती। टमाटर ले लो, टमाटर, ताजे ताजे लाल लाल टमाटर, टमाटर ले लो। अरे मीरा, जरा आधा किलो टमाटर तो तोल दे। सिर्फ आधा किलो? आधा किलो में क्या होता है दीदी, कम से कम 1 किलो तो लो। ताजे ताजे लाल टमाटर है, बच्चों को खिलाओगी तो टमाटर जैसे लाल लाल हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, 1 किलो दे दो। मीरा आगे चल पड़ती है। अरे मीरा बहन, जरा 1 किलो टमाटर तो तोल देना। क्यों नहीं भाई साहब, अभी लो। मीरा उस आदमी को 1 किलो टमाटर देके आगे बढ़ जाती है। धीरे धीरे गांव में घूमते घूमते उसके सारे टमाटर बिक जाते हैं और वो खाली टोकरा लिए घर आ जाती है। अरे वाह, आज तो अच्छी कमाई हो गई है। अगर ऐसे ही अच्छी कमाई होती रहेगी तो मैं जल्दी ही एक बड़ी दुकान खोल सकती हूँ। मीरा अपनी एक बड़ी सब्जी की दुकान खोलना चाहती थी, जिसके लिए वो पैसे जोड़ रही थी। अगले दिन मीरा जब सब्जी मंडी जाती है टमाटर खरीदने, तो उसे नजर एक दुकान के बाहर लगे टमाटर के ढेर पर पड़ी। टमाटर दिखने में अच्छे लग रहे थे, लेकिन कोई उन्हें खरीद नहीं रहा था। भैया, ये टमाटर कैसे हैं? इन्हें अलग से क्यों रखा हुआ है? बहन, ये टमाटर कुछ दिन पुराने हैं, ताजे नहीं। मैं इन्हें छटाई करके अलग निकाल देता हूँ। यदि किसी को कम कीमत पर ये टमाटर चाहिए होते हैं तो उसे दे देता हूँ, नहीं तो फेंक देता हूँ। यदि मुझे 20 किलो खरीदने हो तो कितने के पड़ेंगे? 20 किलो 300 रुपए में दे दूंगा। मैं ताजे टमाटर खरीदती हूँ जो मुझे 500 रुपए में 20 किलो के मिलते हैं, और यदि मैं ये कुछ पुराने टमाटर खरीदूं तो ये मुझे 300 रुपए में पड़ेंगे, जिसमें मुझे 200 रुपए का फायदा, और फिर मैं इन टमाटर को उस दाम पर बेचूंगी जिस पर मैं ताजे टमाटर बेचती हूँ, तो मुझे अच्छा मुनाफा हो जाएगा। मैं जल्दी ही अपनी बड़ी सी दुकान खोल सकूंगी। भैया, मुझे ये 20 किलो टमाटर दे दो। दुकानदार से मीरा 20 किलो टमाटर खरीद लेती है और गांव जाकर उसी दाम पर बेचती है जिस दाम पर वो पहले टमाटर बेचती थी। टमाटर ले लो, ताजे ताजे टमाटर। लाल लाल टमाटर खाओगे तो लाल जैसे हो जाओगे। ले लो टमाटर। अरे ओ मीरा, जरा 1 पाव टमाटर तो दे दे। क्या माँ जी, बस 1 पाव? कम से कम 1 किलो तो ले लो। अच्छा चल, एक काम कर, आधा किलो कर दो। मीरा बूढ़ी औरत को वो पुराने टमाटर उसी दाम में बेचती है जिस पर वो पहले बेचा करती थी। उस दिन भी मीरा को सभी टमाटर अच्छे दाम पर बिक जाते हैं। वो घर आकर पैसे गिनती है। अरे वाह, आज तो अच्छी कमाई हो गई है, और पुराने टमाटर खरीदकर कुछ और पैसे भी बच गए। अब तो मैं जल्दी ही एक बड़ी सी दुकान की मालकिन बन जाऊंगी। मीरा के मन में लालच घर कर गया था। अब वो प्रतिदिन मंडी से पुराने टमाटर कम दाम पर खरीदकर गांव में अच्छे दामों पर बेचती, जिससे उसके पास पैसों की खूब बचत होती। एक दिन एक औरत मीरा से उसके टमाटर की शिकायत करती है। अरे ओ मीरा, आजकल कैसे टमाटर लाती है तू? ना उसमें रस है और ना ही स्वाद। टमाटर काटो तो कुछ बदबू भी आती है, जैसे पुराने टमाटर हो। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो मंडी से एकदम बढ़िया ताजे टमाटर लाती हूँ। आप तो बेकार ही मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मेरे पास उत्तम टमाटर है, लेने हैं तो ले लो, नहीं तो आगे बढ़ो। धीरे धीरे लोग इसी तरह मीरा से उसके टमाटरों की शिकायत करने लगते हैं। वो उनसे भला बुरा कहती। एक दिन, टमाटर ले लो, ताजे ताजे लाल टमाटर। अरे नहीं चाहिए तुम्हारे टमाटर, चली जाओ यहाँ से। मंडी से सड़े गले टमाटर लाकर बेचती हो और कहती हो ताजे ताजे टमाटर। जाओ जाओ यहाँ से, कहीं और जाकर बेचना सड़े गले टमाटर। मीरा वापस घर आ जाती है
अब जब भी मीरा टमाटर बेचने जाती, लोग उसे टमाटर नहीं खरीदते, उल्टा उसे भला बुरा कहते। धीरे धीरे मीरा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो मंडी से पहले की तरह ताजे टमाटर खरीद कर लाती है। टमाटर ले लो, ताजे ताजे लाल टमाटर। अरे बड़ी बेशरम हो तुम, फिर से वापस आ गई। तुमसे कहा था ना कोई तुमसे टमाटर नहीं खरीदेगा। अब जाओ, चली जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आप लोगों का विश्वास तोड़ा है। मंडी से पुराने सड़े गले टमाटर खरीदकर आप लोगों को उचित दाम पर बेचती थी। मैं एक बड़ी सी सब्जी की दुकान खोलना चाहती थी और इसलिए मेरे मन में लालच आ गया था और अपने लालच में मैंने अपने लोगों के साथ छल किया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। अब से मैं ताजे टमाटर ही बेचूंगी। आप चाहे तो चक्कर देख लीजिए। गांव के कुछ लोग मीरा के लाए टमाटर चक्कर देखते हैं। हाँ, ये टमाटर तो ताजे हैं, लेकिन याद रखना, यदि फिर कभी तुमने हमारे साथ छल किया तो कोई तुमसे टमाटर नहीं खरीदेगा। नहीं नहीं, फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। सब लोग मीरा से टमाटर खरीदते हैं और मीरा खुशी खुशी घर वापस आ जाती है।